हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बाबा साइंस सॉल्यूशन में। आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10th के केमिस्ट्री का लेसन 1, जिसका लेसन 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका चौथा क्लास लेने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। जो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देख पाए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स पहला पॉइंट जो आता है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक संयुक्त होकर प्रतिफल का निर्माण करते हैं तथा प्रतिफल पुनः विघटित होकर अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो पदार्थ भाग ले रहा है, यानी कि उसका जो अभिकारक है वो संयुक्त होकर के प्रतिफल का निर्माण करता है, किसी नया पदार्थ का निर्माण करता है, और फिर वो नया पदार्थ टूट करके फिर से पुराने वाले पदार्थ में बदल जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि अभिकारक संयुक्त हुआ और प्रतिफल का निर्माण किया और प्रतिफल पुनः विघटित होकर के अभिकारक में टूट गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया H2 और I2, ये दोनों मिल करके, ये सिंबल है जाने का मतलब कि ये दोनों मिल करके प्रतिफल का निर्माण किया और फिर ये प्रतिफल विघटित होकर के I2 और H2 में टूट गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारक, रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट जो है जुड़ करके प्रोडक्ट का निर्माण किया और प्रोडक्ट जो है पुनः टूट करके रिएक्टेंट निर्माण किया। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के जल का निर्माण करता है और जल को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल लिया जाता है। तो ये था हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप लोग इसको नोट कीजिए, तब मैं आगे के पॉइंट्स पे चर्चा करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए लिखते हैं, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक संयुक्त होकर प्रतिफल का निर्माण करते तो हैं, परंतु प्रतिफल पुनः परिवर्तित होकर अभिकारक नहीं बना पाते हैं,
नहीं बना पाते हैं तो उसे अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक संयुक्त होकर के प्रतिफल का निर्माण करता था और प्रतिफल पुनः विघटित होकर के अभिकारक का निर्माण करता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अभिकारक संयुक्त होकर के प्रतिफल का निर्माण तो करता है, परंतु प्रतिफल पुनः विघटित होकर के अभिकारक का निर्माण नहीं करता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग, इसी तरह की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे Na+Cl, इसको अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा NaCl। अब ये NaCl जो बन गया, ये टूट करके पुनः Na और Cl का निर्माण नहीं करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, आप लोग इसको नोट कीजिए, तब मैं आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो किसी अभिक्रिया का प्रकार नहीं है, वो एक पॉइंट्स है, इसको जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक क्या होता है, आइए देखते हैं। वह पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की होने की दर बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्प्रेरक कहते हैं। वही हमने लिखा कि दर बढ़ जाती है या घट जाती है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब जैसे देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, उसमें अगर हम कोई पदार्थ दे दिए जिसके कारण की अभिक्रिया की दर तेज हो गई, यानी कि तेजी से अभिक्रिया होने लगी, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। KClO3, ठीक, प्लस MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, 2 KCl प्लस 3O2 प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड। यानी कि ये जो सिंबल है, ये बिग ब्रैकेट, इसका मतलब ये होगा कि ये पदार्थ जो है हमारा, ये उत्प्रेरक है। ये क्या है? उत्प्रेरक है। यानी कि पोटेशियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? KClO3। ये जो है, अगर इसको हम इसमें हम उत्प्रेरक नहीं देते थे तो अभी ये टूटता तो था, लेकिन बहुत धीरे धीरे टूटता था KCl और 3O2 में। इसमें जैसे ही हम उत्प्रेरक दिए
उत्प्रेरक क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। इसमें जैसे ही हम उत्प्रेरक दिए ये तीव्र गति से KCl+O2 में टूट गया। और एक बात, ये जो उत्प्रेरक होता है ये अभिक्रिया की शुरुआत से लेकर के अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया होने पर ये खत्म हो गया, ये अपरिवर्तित रहता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद एक स्टार हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोगों ने जाना उसी के लिए एक स्टार लगाएंगे। स्टार लगाइए आप लोग और लिखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में लाए जाने वाले उत्प्रेरक अभिक्रिया के शुरुआत से अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, दर को बढ़ाने के लिए हम जिस भी उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं वो अभिक्रिया की शुरुआत से लेकर के अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके लिए एक जरूरी पॉइंट है कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, जिसका यूज हमें कहाँ पड़ेगा? इसका यूज हमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए पड़ेगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग? धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम धातु का नाम, धातु, उसका संकेत, और यहाँ लिखेंगे सक्रियता, यानी कि वो कितना एक्टिव है। ठीक, चलिए लिखते हैं। पहला धातु है पोटेशियम। इसका सिंबल क्या होता है? के। दूसरा है कैल्शियम, इसका सिंबल क्या होता है? Ca। तीसरा है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इसका सिंबल क्या होता है? Na। तीसरा मैग्नीशियम, इसका क्या होता है? Mg। पांचवा एल्युमिनियम, इसका सिंबल क्या होता है? Al। इसको नोट कीजिए आप लोग फ्रेंड्स। एल्युमिनियम, उसके बाद क्या आता है? जिंक, इसका क्या होता है? Zn। उसके बाद
लोहा, इसका क्या होता है Fe। उसके बाद क्या आता है जिंक लोहा टीन, इसका होता है Sn। उसके बाद आता है लेड, इसका क्या होता है Pb। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, इसका होता है H। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए ये सक्रियता जो है यानी कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है और ऊपर से नीचे की ओर घटती है। यानी कि नीचे से ऊपर जो सक्रियता बढ़ेगा, यानी कि धातु की किसी धातु का किसी भी चीज से संयोग करने की क्षमता बढ़ेगी नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे क्या होगा घटेगी। इसके बाद भी 2-3 और है, इसके बारे में हम बताएंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसके बारे में समझाते हैं। जैसे देखिए K है, उसके बाद Ca है, यानी कि अगर किसी भी यौगिक में Ca उपस्थित है और उस यौगिक की अभिक्रिया हम K से करा रहे हैं, तो ये K जो है Ca को विस्थापित करके उस यौगिक में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर किसी यौगिक में K उपस्थित है और उसकी अभिक्रिया हम Ca से करा रहे हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये Ca जो है K से कम क्रियाशील है, और Ca को K इसलिए विस्थापित करेगा क्योंकि K जो है Ca से अधिक क्रियाशील है। उसी तरह यहाँ देखिए, जैसे किसी भी यौगिक में Zn उपस्थित है और उसकी अभिक्रिया हम एल्युमिनियम से करा रहे हैं, तो ये एल्युमिनियम जो है Zn को विस्थापित कर देगा उस यौगिक से और अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर हम किसी यौगिक में एल्युमिनियम उपस्थित है और उसकी अभिक्रिया हम Zn से करा रहे हैं तो वहां पे कोई अभिक्रिया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एल्युमिनियम जो है Zn से अधिक क्रियाशील है। आप लोग इसको नोट कीजिए यहाँ तक। उसके बाद 2 और है हाइड्रोजन के बाद। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के बाद जो है हमारा वो है कॉपर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं तांबा। इसका सिंबल क्या होता है Cu। उसके बाद आता है पारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं Hg। ये हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है क्योंकि इससे पहले हाइड्रोजन आया हुआ था। इसके बाद आता है चांदी, इसका सिंबल क्या होता है Ag। और उसके बाद आता है सोना, इसका सिंबल क्या होता है Au। ये हो गया क्रियाशीलता श्रेणी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब जो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें इस सब की जरूरत है। देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग 5वां नंबर विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व
किसी यौगिक से उसके अवयवी तत्व को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से उसके अवयवी तत्व को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि कोई यौगिक पहले से है, उसका किसी तत्व से अभिक्रिया कराए हम, और जिस तत्व से अभिक्रिया कराए वो क्या यौगिक में जो तत्व उपस्थित था उसको विस्थापित कर दिया और अपना स्थान उस तत्व के स्थान पर ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अभी जो सक्रियता श्रेणी हम लोग पढ़े हैं, आइए देखते हैं उसका यूज कहाँ पे है। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लेते हैं Mg का रिएक्शन करवाते हैं एक यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4। इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। अगर इसका इससे रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा MgSO4 प्लस H2। ये मैं धातु और अधातु चैप्टर में बताऊंगा, नहीं एसिड बेस एंड साल्ट में बताऊंगा कि ये दोनों रिएक्शन करके ये फॉर्मूला कैसे आ गया, वहां पे इस बात की चर्चा करेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए। ये देखिए H2SO4 से जो Mg अभिक्रिया किया तो ये Mg क्या किया? इस यौगिक से H2 को विस्थापित कर दिया और इसका स्थान ये ग्रहण कर लिया। तो क्या बना लिया? MgSO4 और H2 को विस्थापित कर दिया। अब ये H2 को विस्थापित क्यों किया? तो सक्रियता श्रेणी में हम लोग क्या देखे थे कि Mg ऊपर था और H2 नीचे था, यानी कि हाइड्रोजन नीचे था, Mg ऊपर था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन से मैग्नीशियम जो है अधिक क्रियाशील है, यानी कि इसकी संयोग करने की क्षमता जो है मैग्नीशियम की वो हाइड्रोजन से अधिक है। इसी कारण ये क्या किया? हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे Na प्लस HCl। यहाँ भी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है सोडियम, तो इसको विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। और देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए इसका और एग्जाम्पल, जैसे KCl है, इसको हम Ca से अभिक्रिया कराए। अब याद कीजिए फ्रेंड्स, सक्रियता श्रेणी पहला नंबर में क्या था? K था, उसके बाद क्या था? Ca था, उसके बाद क्या था? सोडियम था, उसके बाद मैग्नीशियम, इस तरह से था। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील K है, उसके बाद Ca, उसके बाद Na, उसके बाद Mg और उसके बाद नीचे का तत्व। ठीक, तो यहाँ पे देखिए KCl, इसमें कौन सा तत्व उपस्थित है? पोटासियम, और इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम? कैल्शियम से। तो अब चूंकि क्या है कि ये कैल्शियम जो है ये पोटासियम से कम क्रियाशील है। क्या है? कम क्रियाशील है। इसी कारण ये कैल्शियम जो है इस यौगिक से पोटासियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। अगर वहीं हम CaCl2 प्लस K इस तरह से रिएक्शन करवाते हैं, अब चूंकि ये जो पोटासियम है ये Ca से अधिक क्रियाशील है, ये निश्चित रूप से इसको विस्थापित करेगा। तो क्या बना लेगा? KCl प्लस Ca, इस तरह से बना लेगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक पढ़े। अगली क्लास में हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग को अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और जिन फ्रेंड्स को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं
वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी अभी लॉकडाउन में ये केमिस्ट्री की पढ़ाई पहुंच सके। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।